हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7। जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार जब से हमारे दिसंबर 2022 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं, वी आर कॉन्स्टेंटली गिविंग यू ऑल द सिलेक्शंस दैट वी हैव ब्रॉट फ्रॉम अस एंड फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने हमसे पढ़ करके और हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ करके हमसे जुड़ करके जिन्होंने भी नेट क्वालिफाई किया है अंडर आवर गाइडेंस, उनसे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं और उनकी स्टोरी, उनकी सक्सेस स्टोरी, उनकी स्ट्रगल और किस तरह से उन्होंने इतने नेशनल लेवल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। तो आज हमारे बीच में मौजूद है हमारी पेड बैच की एक स्टूडेंट जिनका नाम है नेहा। वेरी वेलकम टू दिस सेशन नेहा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस दैट आपने जैसे कि आपने मुझे अपनी स्टोरी बताई है, खैर आप वो आगे हमारे व्यूअर्स को खुद बताएंगी, बट it was really heart touching the way you have dedicated yourself to this national level examination, the way that you have worked hard day and night, and जैसे आप अकेले रहती हैं, आपने जो स्टोरी मुझे बताई थी कि आप अकेले रह करके और चीजों को मैनेज करके आपने नेट क्वालिफाई किया है, तो काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी जून 2023 के अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप जैसे होनहार बच्चों के, आप जैसे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की स्टोरी एक्चुअली बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग होती है। सो पहले तो many many congratulations to you on your great victory, on your great success। कैसा लग रहा है आपको, पहले ये बता दीजिए हमें। How are you feeling? Like how is this feeling? आपने घर पे बताया, आपने सबसे पहले रिजल्ट देखा तो आपको कैसा लगा, उसके बाद मतलब एवरीथिंग। चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। चलिए। थैंक यू सो मच मैम। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब रिजल्ट आया, तो मैं बहुत जब से एग्जाम दिया था उसके बाद से वेट कर रहे थे, और टेंशन तो तभी से थी कि पता नहीं क्या होगा। और को ट्राई तो बहुत ज्यादा करा ही था, इतना इतना ज्यादा सिलेबस, इतना सब कुछ, इतनी चीजें पढ़ी थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो देखा, इतना डर लग रहा था पहले तो, फिर उसमें आया कि हाँ क्वालिफाइड। तो घर पे बताया मैंने, उस टाइम तो मैं घर पे ही थी, घर चली गई थी, तो फिर मम्मी पापा भी थे तो मैंने बताया, तो वो बहुत खुश हुए कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन खत्म हुई। हाँ जी, बिल्कुल। सो आप हमें ये भी बताइए कि मतलब आपने कैसे, क्या आपने पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया या आपको 2-3 अटेम्प्ट्स देने पड़े? क्या-क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है इस टाइम में? मतलब आपको ऐसा क्या लगता है कि जो नॉर्मल कैंडिडेट्स फेस भी करते हैं आप जैसे कैंडिडेट्स, तो आपको कौन-सी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा फॉर क्वालिफाइंग दिस बिग एग्जामिनेशन? मैं वैसे अकेले रहती थी घर पे, तो मतलब गाँव में नहीं रहती थी, शिमला में रह कर के ही इतने टाइम से मैंने प्रिपरेशन करी, और मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा 2 मार्क्स से रह गया था, तो उस ओके, टाइम तो मुझे दैट्स मैं समझ सकती हूँ क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मतलब ये जो 2 नंबर वाला वो जो कसक रह जाती है कि काश ये वाला क्वेश्चन सही हो गया हो। आई कैन टोटली रिलेट। हाँ, फिर? और उस टाइम तो ये भी था कि कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे आते थे, लेकिन फिर भी मेरे गलत हो गए थे, शायद मेरी ओह! ही गलती की वजह से, तो इसलिए ज़्यादा दुःख हुआ कि आता भी था फिर भी रह गया। हुँ, बट फिर हुँ। सोचा कि एक बार और प्रिपरेशन कर लेती हूँ, जब इतना कर लिया है तो शायद थोड़ा-सा और करने की ज़रूरत है मुझे। तो मैंने हुँ, दोबारा से प्रिपरेशन करी, और सेकंड टाइम जब मैंने प्रिपरेशन करी तो मैंने आपकी वीडियोज़ मैंने जब यूट्यूब पे देखी, तो वहाँ हुँ। से मुझे लगा कि यहाँ से और ज़्यादा नई चीज़ें भी मैंने देखी कि ये तो मैंने पढ़ी नहीं थी, कुछ एक नई चीज़ें। हाँ जी। तो वो मैं फिर वो वहाँ से मैंने करा, और मुझे लगा कि ये अच्छा है, मुझे समझ भी अच्छे से आ रहा है, तो मैं इसका पेड पेड बैच ले लेती हूँ। तो फिर मैंने पेड बैच लिया, और बहुत सारी नई चीज़ें लास्ट टाइम मुझे पढ़ा तो मैंने था सारा, लेकिन फिर भी जब मैंने आपका बैच लिया तो उसमें आपसे ही मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, तो मुझे लगा ये तो नई चीज़ें हैं सिलेबस में, और काफ़ी डिटेल में और अच्छे से दोबारा से पढ़ी, फिर उनको दोबारा अच्छे से रिवाइज़ करा, और हुँ, जो चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लगता था कि ये शायद मैं भूल जाऊँगी, कुछ एक चीज़ें हायर एजुकेशन की थी, कुछ हुँ, एक हुँ। जो एंशिएंट जो एजुकेशन है, जो भी हाँ, यूनिवर्सिटी। वैदिक एज वाला जो होता है, बुद्धिस्ट, वैदिक, हाँ, बिल्कुल, हाँ, यस हाँ। मैम, उनकी कुछ एक मैंने नोट्स बनाए, तो कुछ एक पीपल एंड डेवलपमेंट के भी मैंने नोट्स बनाए, जो मुझे लगता था कि मैं भूल जाऊँगी, मुझे हाँ ये जी। चीज़ें थोड़ा मुश्किल होती है याद करने में। फिर मैंने उनके नोट्स बनाए, और कुछ एक ही जो मुझे टफ लगते थे, और बाकी तो जो आपके नोट्स थे और आपकी वीडियोज़ जो मैंने देखी, वहीं से प्रिपरेशन करी। तो वही है कि जो भी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जो भी हम आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे
बहुत ऐसे होता भी है, जैसे हमने डेल स्कोन ऑफ एक्सपीरियंस में भी देखा है कि अगर आप किसी चीज़ को लिख लेते हैं, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बोलती भी रहती हूँ कि व्हेनेवर आपको कोई भी, जैसे हम जब पेड बैचेज़ में एनरोल कर लेते हैं, तो हम थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं कि ठीक है, मैम की तरफ से पीडीएफ आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा। सब जो है वो टीचर्स हमारे लिए कर रहे हैं, बिल्कुल हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं और हम आपको सारी पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। बट जैसे नेहा ने बताया कि एक सेल्फ स्टडी का जो तरीका होता है कि भाई जो उन्हें टॉपिक्स डिफिकल्ट लग रहे थे, उन्होंने पीडीएफ में से वो नोट्स अपने खुद से लिखे, उसको नटशेल में लिखा। उससे क्या होता है कि बाद में जब आपका एग्जाम अप्रोच करने जाता है, जब कुछ दिन रहते हैं, हफ्ते 10 दिन बचते हैं, तब आपको रिविजन करने में वही चीजें हेल्प करती हैं जो आपने बाद में नटशेल में नोट बनाए हैं, क्योंकि हम आपको मैक्सिमम प्रोवाइड करते हैं। बट यहाँ पर जो आपके लिए बोनस का काम करता है, या समझ लीजिए सक्सेस का काम करता है, वो आपके लिए आपके सेल्फ स्टडी नोट्स ही होते हैं। मतलब आपका सेल्फ स्टडी जो आप कर रहे हो, अगर आप मटेरियल में से भी उसको निकाल करके पढ़ते हो, तो आगे आपको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। राइट नेहा? यस हाँ मैम। जी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट रहता है नेहा, जैसे ये होता है ना कि आप, जैसे आपने पेपर 1 का बैच लिया था, आपका शायद होम साइंस था पेपर 2, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जी। यस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सिर्फ पेपर 2 पढ़ने से हो जाएगा, पेपर 1 चलो हम आखिरी के 15 दिन भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। आपको ऐसा क्या लगता है, मतलब क्या पेपर 1 की वेटेज या पेपर 1 को अगर हम इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो क्या ये कहीं न कहीं एक ड्रॉबैक की तरह होता है, जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं नेट के लिए या जेआरएफ के लिए? यस मैम, बिल्कुल पेपर वन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जी। ये तो शायद मैंने भी लास्ट टाइम थोड़ा लास्ट में पढ़ना स्टार्ट करा, या फिर मैंने सोचा हुँ। कि ज़्यादा फ़ोकस पेपर 2 पे ही रखते हैं, क्योंकि पेपर 1 ही मेरे लिए वैसे थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था। हुँ, क्योंकि हुँ। पेपर 2 का तो जैसे माइक्रोबायोलॉजी है या फिर जो भी है फूड साइंस वगैरह, वो तो पहले पढ़ा भी था। लेकिन हुँ, हुँ। पेपर 1 जो भी था वो सब न्यू था। मेरा साइंस बैकग्राउंड था, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। हुँ, तो हुँ। मैंने फिर सेकंड टाइम जब किया तो पेपर 1 पे मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोकस करा। मैंने पेपर 1 पर ही ज़्यादा फ़ोकस करा सेकंड टाइम पे, और जी। सारा कंप्लीट डिटेल में पढ़ करके मेन फ़ोकस उस पे रख करके तभी मैंने करा। ओके, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस। एंड आपका नेक्स्ट टारगेट ऑब्वियसली जेआरएफ है, और हम भी यही चाहते हैं कि अब आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा उसमें आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे। और आपके अंदर ये पोटेंशियल भी मैंने देखा, जब आपने मुझे अप्रोच किया, आपने मुझे बताया कि आपका नेट क्वालिफाई हो गया है। शायद आपने जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन आपने मुझसे नहीं बताया था, कुछ दिन बाद आपने मुझसे इंटरैक्ट किया, फिर आपने बताया कि मैम थैंक यू सो मच और मेरा नेट क्वालिफाई हो गया है। फिर मैंने आपसे जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन ली थी, आपका स्कोर कार्ड वगैरह भी आपसे माँगा था, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारे यहाँ पर हमारे प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ कर के स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा सिलेक्शन लेकर के आ रहे हैं। इट वाज़ रियली ओवरवेलमिंग फॉर मी एज़ वेल, और पूरी टीम के लिए भी बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन है। हम बहुत वी आर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स एज़ वेल। और आप जैसे अगर आप नेट क्वालिफाई हो चुका है आपका, आप अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज़, मतलब अपना कोई टाइम टेबल या आपने कुछ स्पेसिफिक कोई तरीका अपनाया हो नेट को क्वालिफाई, मतलब कि जब आपका 2 नंबर से रह गया था और अब जो आपका नेट क्वालिफाई हो गया है, उसमें क्या डिफरेंस है? आपने क्या-क्या चेंजेस किए अपनी हैबिट में? आपने क्या-क्या नई चीज़ें इनकॉर्पोरेट की? किस तरह से आपने वो डिफरेंस लाया कि इस बार आपका नेट हो गया? मतलब आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही है? हमारे स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप उनके साथ शेयर करती हैं तो। तो वही मैम, जैसे लास्ट टाइम मैंने जब करा था तो कुछ नोट्स मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाए थे, लेकिन इस बार जब मैंने करा तो मैंने वही जो चीज़ें मुझे डिफ़िकल्ट लगती थी उनके मैंने नोट्स बनाए, और हुँ, वहाँ से मैंने लास्ट टाइम जो रिवीजन करा तो वो भी मैंने पढ़ा, और कंप्लीट जो नोट्स थे वो भी पढ़े, लेकिन हुँ। एक्स्ट्रा मैंने वो भी पढ़े जो मैंने रिटन नोट्स बनाए थे। और जी। मैं इसमें मैम कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर हम अगर डेली का जो हमारी प्लानिंग होती है कि हमें आज के दिन में इतना पढ़ना है, तो वो कंप्लीट करना होता है कि इतना आज पढ़ना ही पढ़ना है। जी, 1 बिल्कुल। चैप्टर 2 चैप्टर कितने भी है, कोई भी एक भी डे अगर गैप पड़ जाता है तो फिर वो पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो जी। इसलिए फिर मेरा ये था कि सबसे पहले सुबह उठ के रिटन नोट्स पढ़ना, उसके बाद हुँ, फिर कुछ एक वीडियोज़ जो रिवाइज़ करने का होता था, वो हुँ, रिवाइज़ करना। और जब शाम के टाइम लाइव क्लासेस आपकी होती थी, तो लाइव क्लासेस में जॉइन करती थी और उसके बाद फिर से रिवाइज़ करती थी। मेन रिवीजन होता है, और मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस वगैरह भी बुक्स जो थी वहाँ से जितने मुझे क्वेश्चंस मिलते मिलते थे जो, वो भी मैं सॉल्व करती थी।
सो यस, बहुत सही बात बोली है नेहा ने। तो हम जो है जब हम जब भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, हमें लगता है कि इतना वास्ट सिलेबस है पेपर 1 का और पेपर 2 का, कि हमें पहले सिलेबस कवर कर लेना चाहिए, फटाफट सब कुछ पढ़ लो, मतलब सागर समुद्र जैसा सिलेबस है, सब कुछ एक बार में पढ़ लेते हैं, उसके बाद रिविजन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे। तो नेहा, मैं आपको अपनी थोड़ी सी अपनी भी स्टोरी बता देती हूँ। तो पहले सब मेरे साथ भी ऐसा था कि मैंने जो है ना, जब एक बार पेपर 1 का सिलेबस उठाकर देखा, पेपर 2 का अपना एनवायरमेंट साइंस का सिलेबस उठा के देखा, मुझे लगा कि अभी मॉक टेस्ट लगाने की क्या जरूरत है, पहले मैं जो है वो ये कर लेती हूँ, पहले मैं पढ़ लेती हूँ सब कुछ, मॉक टेस्ट बाद में लगाएंगे, अभी हुआ ही नहीं है। और ये करते करते नेट का एग्जाम आ गया और मैं मॉक टेस्ट लगा ही नहीं पाई। उसकी कमी की वजह से, मॉक टेस्ट और रिविजन की कमी की वजह से ही जब मैंने मास्टर्स के साथ नेट दिया था तो मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो वही मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हो, रिविजन और मॉक टेस्ट, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं, राइट। अच्छा अच्छा, अगर आप जैसे अगर आप कह रहे थे कि आप घर से दूर रहते हैं, जो भी आप अकेले रहते हैं, तो उसकी वजह से आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स है, क्या-क्या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने घर से दूर, क्योंकि उनको रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं घर पे, कुछ लोगों का घर ऐसा होता है, ऐसी जगह पर होता है कि वहां पर उतना रिसोर्स अवेलेबल नहीं होता है, और वो घर से बाहर आकर के अपने मास्टर्स कर रहे होते हैं, उसके बाद उसी के टाइम वो अपने नेट की भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो ये कितना प्रॉब्लमैटिक रहा है आपके लिए, कितना स्ट्रगलिंग रहा है घर से दूर रहना? तो मैम ये होता है कि जब हम खुद रहते हैं तो हर एक चीज़ खुद मैनेज करनी पड़ती है। जैसे कि जो भी पहले तो जहाँ हम रहते हैं सारा जो भी काम है, खाना वगैरह बनाना और जितनी पढ़ाई करना, पढ़ाई की जो अपना सिटिंग प्लान होता है वो सारा मैनेज करना, वो करना पड़ता है। तो मेरा भी यही रहता था कि पहले तो पढ़ाई करना सुबह उठ के और उसके बाद फिर दिन में ही मैं खाना वगैरह बना लेती थी ताकि शाम को मैं क्लासेस भी लगा लगा पाऊँ और रिवाइज़ भी कर पाऊँ, उसके बाद पढ़ भी पाऊँ। फिर रात को फिर से खाना वगैरह जब बना के सारा अपना काम वगैरह खत्म करके दोबारा से रात को 10 बजे से बैठ के अपना 10 बजे के बाद फिर से मैं एक सब्जेक्ट उसके बाद ही मैं क्लियर करती थी। ओके, वेरी नाइस। ओके, सो ये भी एक बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए जब वो अकेले रह रहे होते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे होते हैं, या फिर अलग से कुछ मतलब पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं बहुत सारे लोग। तो यूजीसी नेट के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनकी जो एज, क्योंकि वो एज ग्रुप ही ऐसी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जॉब में भी हैं, प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, उस चीज को मैनेज करना। बहुत सारी हमारी मैरिड लोग भी हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, कुछ मैरिड वुमेन है जो शायद होम मेकर हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, और उन सबको, फैमिली को भी देख करके चल करके और फिर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे में आपकी जो स्ट्रैटेजी आपने जो जिस तरह से बताया है कि एक टाइम टेबल बना करके चलना और उसको फॉलो करना स्ट्रिक्टली, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है जो आपने हमारे साथ शेयर भी की है। अच्छा, मैं आपसे पूछ सकती हूँ, क्या आपका मास्टर्स कब कंप्लीट हुआ है वैसे? मेरा मास्टर्स 2020 में कंप्लीट हो गया था। ओके, तो आपने 2020 के बाद भी यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था? नहीं मैम, उसके बाद मैं थोड़ा जॉब वगैरह भी करने लग गई थी, बट ओके। मुझे उस टाइम ज़्यादा पता नहीं था। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया कि नहीं, पहले प्रिपरेशन ही कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल मेरा बेस भी अच्छा नहीं था पेपर 1 में, तो मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा है। बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट शुरू में तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था, तो मुझे बहुत ना सेल्फ डाउट होता था कि मैं कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, पता नहीं कैसे होगा और इतना ज़्यादा सिलेबस है, मैं कैसे कर पाऊँगी। पहले तो मैंने पढ़ा भी नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, पर धीरे-धीरे जब पढ़ा, यही इसी स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ा, डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा, तो हो गया इसलिए। तो आपका मास्टर्स भी होम साइंस में है? नो मैम, मेरे मास्टर्स है डायटेटिक्स एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट। ओके, तो मतलब ये सब्जेक्ट है, उसके बच्चे होम साइंस में पेपर देते हैं, मतलब जो ये यस मैम, यूजीसी नेट का पेपर होता है। तो आपका जो यस मैम। मास्टर्स का सब्जेक्ट, अब तो मुझे ये तो पता ही नहीं था, सो मे बी बेसिकली आपके लिए शायद फिर तो और मुश्किल रहा होगा पेपर 2 को भी मैनेज करना, क्योंकि शायद होम साइंस का सिलेबस आपके जो मास्टर्स का सिलेबस है उससे अलग रहा होगा? नो मैम, जैसे माइक्रोबायोलॉजी है या फूड साइंस है या फिर बायोकेमिस्ट्री है, ये हुँ, चीज़ें सेम थी, बट कुछ एक सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो बिल्कुल न्यू थे, जैसे टेक्सटाइल वगैरह, हुँ, वो बिल्कुल न्यू थे, वो भी मैंने फर्स्ट टाइम ही पढ़े थे। तो उसमें ओके। भी मुझे थोड़ा था, मेरे लिए वो भी टफ था, बट हुँ, हुँ। उससे ज़्यादा मेरे लिए पेपर 1 था, क्योंकि उसमें तो हर सब्जेक्ट मेरे लिए बिल्कुल नया था।
बिल्कुल सही बात है। तो वो पेपर 1 अच्छा आप ये बताइए मुझे कि आपने पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस कैसे किया? मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहते भी हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस कैसे करें? एक एक स्ट्रैटेजी कैसे बनाएँ कि हमारा पेपर 1 भी हो जाए, हमारा पेपर 2 भी हो जाए? आप कितना वेटेज देना चाहोगे 60-40 अगर हम परसेंटेज के बारे में जानें, परसेंटेज के लिए पूछें कि अगर हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को बैलेंस करके चलना और मतलब एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच तो आप रख ही रहे हो, लेकिन इन दोनों पेपर्स को आपने बैलेंस कैसे किया? मैम वही स्ट्रैटेजिक जो प्लानिंग मेरी रहती थी डेली की, मुझे पेपर 1 और पेपर 2 हुँ। दोनों का डेली पढ़ना ही पढ़ना होता है। जितना मेरा ओके। 50-50 था मैम, जितना मेरे हुँ, पेपर 2 को मैं देती थी उतना ही पेपर 1 को भी मैं टाइम देती थी। और हुँ। जितना मेरा मतलब जो भी जो मेरा टाइम टेबल था वो सेम था कि हाँ, मुझे इतना पेपर 1 का पढ़ना है, इतना मुझे हुँ, वीडियोज़ से पढ़ना है, इतना मुझे जो नोट्स है वहाँ से पढ़ना है, और सेम मेरा वही पेपर 2 के लिए भी था। तो जब मैंने इक्वल-इक्वल रखा, 50-50 दोनों को मैंने टाइम दिया, तभी हुँ। मेरा क्लियर हो पाई चीज़ें और तभी एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ है। ओके। तो नेहा मुझे एक चीज़ बताइए मतलब पेपर 1 में या पेपर 2 दोनों में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि रटने से या फिर अगर हम बस उसको क्रैमिंग कर लेते हैं और चीज़ों को जल्दी-जल्दी से लाइक रट लेते हैं ज़्यादा और पीवाईक्यूज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखते हैं। उनको लगता है कि हाँ, ठीक है हम चीज़ों को मग अप कर लेंगे और फिर जाकर के एग्ज़ाम में अच्छा कर लेंगे। तो आपने क्या किया मतलब आपको क्या लगता है कि आपको रटने से फ़ायदा मिला या फिर आपको जो है वो कांसेप्चुअल क्लैरिटी से ज़्यादा फ़ायदा मिला? मतलब क्या कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या अगर हम लास्ट के 2 महीने पढ़ रहे हैं तो हमारा रट करके भी हो सकता है एग्ज़ाम क्वालीफाई? नो मैम, बिल्कुल क्रैमिंग से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता मैम, रट्टा मार के तो हो ही नहीं सकता, चाहे कितने भी क्वेश्चन कर लो, कितने भी लास्ट टाइम जो भी क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन पेपर है हुँ, वो हुँ। कर लो, रटने से कभी भी नहीं होगा। उसके लिए जो कंसेप्ट क्लैरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट हुँ, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसी से हुँ, जब हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है, क्वेश्चन से हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि इस हुँ। तरीके से क्वेश्चंस आएँगे, जो भी हम अपने टॉपिक्स जो कंसेप्ट हम अपनी क्लियर कर रहे हैं, उसमें से इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। बस उससे वो पता चलता है, बाकी कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम तभी क्वेश्चन्स को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो। जी, बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे पूछूँ आपका अभी लाइफ़ में जो है वो एम क्या है? मतलब अब तो आप ऑब्वियसली नेट क्वालिफाइड हैं, तो नेट मतलब आपको क्यों जैसे आपने भी बताया कि आप जॉब में थे बट आपको फिर लगा कि नहीं अभी नेट की प्रिपरेशन कर लेते हैं, आपने जॉब ड्रॉप कर दिया, पूरी तरह से नेट की प्रिपरेशन में आ गए। तो आपने कुछ इसका कुछ विज़न बनाया होगा, आपका कुछ मन में आया होगा आपके। तो ऐसा मन में क्या आया कि आपने फिर वो वो 9 टू 5 वाली जॉब छोड़ी और फिर आपने जो है ये इसमें पूरी तरह से लग गए आप नेट को क्वालीफाई करने के लिए, ऐसा क्या हुआ था? मैम एक तो मुझे वैसे तो रिसर्च में मुझे इंटरेस्ट है पहले से ही, और दूसरा टीचिंग में, क्योंकि हुँ, मैं टीचिंग करती रही हूँ। कॉलेज के बाद से ही मैं बच्चों को कुछ एक अपनी ही बिल्डिंग के या जो मेरे कज़िन्स हैं उन बच्चों को मैंने पढ़ाया है। तो ओके। टीचिंग तो मुझे पहले से ही पसंद है, और इवन मेरी मेरी फ्रेंड मेरे साथ होती थी जब हम मास्टर्स करते थे, तो वो हुँ। मुझे कहती थी कि मुझे नहीं पढ़ना, तू पढ़ ले और मुझे बता दे, समझा दे। तो फिर इस ओह! करके दैट्स सो वहाँ स्वीट से हाँ, भी। जी। यस मैम, तो उसको भी मैंने पढ़ा करके कि हाँ, चलो, क्योंकि मैं पहले से पढ़ाती रहती, तो इसलिए मुझे लगता था कि ओके पढ़ाना अच्छा है और ऐसे पढ़ाते हैं तो सही से हो जाता था मुझसे। तो आपको ये लगा कि मतलब आपके अंदर वो स्किल सेट है और आपके अंदर वो एक हमें लगता है कि हाँ, मेरे अंदर वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं कि मैं एक टीचर, एक शिक्षक ही बनना चाहती हूँ। सो आपने फिर इसीलिए अपना जो है ये जॉब-वॉब को साइडलाइन कर दिया और आपको फिर नेट क्वालीफाई करना था और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना था, राइट? तो अब जैसे आप कह रहे हैं कि आपको रिसर्च में जाना है, तो मतलब रिसर्च आपको होम साइंस में ही करनी होगी ऑब्वियसली, तो आपने कोई स्पेसिफिक टॉपिक चूज़ किया क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी होम साइंस के हैं और वो होम साइंस की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो उनको शायद थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी अगर आप कुछ उनके साथ होम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करना चाहें तो, कि आप किस में आगे जाना चाहती हैं, किस चीज़ में आप रिसर्च करना चाहती हैं? मैम मेरा तो मेन जैसे जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन है, उसी में अच्छा। मेरा रिसर्च, उसी में मेरा इंटरेस्ट है। जैसे कि हुँ। डायबिटीज़ है, अभी आजकल डायबिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है, तो हुँ, उससे हुँ। डायबिटीज़ या फिर हार्ट डिज़ीज़ हो गए, जो भी कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ है, उनसे रिलेटेड इन्हीं में इसका डाइट का रोल, और अगर डाइट अच्छी नहीं लेते हैं, तो इस वज़ह से क्या-क्या इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, और
इसी में मेरा इंटरेस्ट है, इसी में मैं रिसर्च भी करना चाहती हूँ। तो हमारी जो होम साइंस की फैकल्टी है यहाँ पर प्रेरणा मैम, सो हम जब भी प्रेरणा मैम से मिलते हैं तो प्रेरणा मैम ने होम साइंस का एक इतना अच्छा सा और इतना पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट कर दिया है दैट हम उनसे जाकर के पूछते भी रहते हैं कि मैम हमें एक डाइट चार्ट बना करके दे दो, या फिर हम उनसे ये भी इनसे उनसे इनफैक्ट ये भी पूछते रहते हैं कि मैम जो है वो आपको क्या लगता है कि हमारे डाइट में ये चीजें होनी चाहिए या नहीं, ऐसा कुछ होना चाहिए या नहीं। तो आप शायद उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि आप थोड़ा-सा सोसाइटी में भी ये चेंज लेकर के आना चाहती हैं। डायबिटीज़ जो कि एक बहुत ही ऑब्वियसली डेडली बीमारी है और हमारे मतलब इंडिया में भी बहुत तेज़ी से फैल रही है। बहुत सारे बेसिकली डायबिटीज़ का एक और कारण भी है कि हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो चेंज हो गया, बहुत मॉडर्न होता जा रहा है और हम हेल्दी खा नहीं रहे हैं। तो उसमें आपको रिसर्च करना और आपको उसके बेटर अल्टरनेटिव्स ढूँढने कि कैसे हम इसको कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं, राइट? इफ आई एम राइट। यस, यस मैम। ओके। तो क्योंकि अभी इंडिया आप इंडिया हाँ जी, बताइए, सॉरी। इंडिया को तो वैसे भी मैम, क्योंकि डायबिटीज कैपिटल बोलते हैं, यहाँ पे तो हुँ, बहुत इतना ज्यादा लाइफस्टाइल लोगों का ऐसा है कि हुँ। कुछ भी डाइट उतना करते नहीं है, तो इस वजह से लाइफस्टाइल डिजीज काफी ज्यादा है एक्चुअली, तो वो तो डाइट से ही रिलेटेड होते हैं, तो हुँ, उसी से ठीक भी हो सकते हैं। तो इसलिए मुझे इसी में रिसर्च करना है ताकि लोगों अपनी सोसाइटी में भी और हेल्प कर सके, लोगों की हेल्प कर सके इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। जी, बिल्कुल। तो मतलब आपको ये जो सपोर्ट है मतलब ऑब्वियसली जब आपने ये जॉब क्विट करी होगी और आप यहाँ पर इसमें नेट की प्रिपरेशन में आए, तो आपको फैमिली सपोर्ट या फिर अगर आपको कुछ ऐसा मतलब हुआ कि आपको स्ट्रगल करना पड़ा इसके लिए भी, कुछ फाइट करनी पड़ी या फिर पूरा फैमिली सपोर्ट था आपके साथ? फैमिली से तो फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं ओनली, तो वो तो हुँ, मुझे कुछ भी नहीं कहते हैं, ठीक है तुझे जिसमें इंटरेस्ट है, जो तुझे करना है, जैसे करना है, तू कर ले अपने हिसाब से। वो तो कुछ भी नहीं कहते हैं मुझे, मतलब सब जी। हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट ही रहता है। तो ये बहुत अच्छी बात है बेसिकली क्योंकि एक सपोर्टिव फैमिली मिलना और सपोर्टिव पेरेंट्स मिलना ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि मतलब जब हम एक हो जाता है ना कि हम मास्टर्स कर चुके हैं तो हमारी सोसाइटी में भी ये नॉर्म बन जाता है कि यार अब क्या मतलब पढ़ाई करनी है, क्यों आगे जाना है एकेडमिक्स में। अब जब तुमने इतनी पढ़ाई कर ली है तो अब जॉब के लिए करो, फिर जॉब से हट करके यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना, उसके बाद एक अटेम्प्ट में फेल होना, मतलब 2 नंबर से रह जाना, तो फिर आपके पेरेंट्स को भी काफ़ी वो लगा होगा कि यार क्या वो मतलब आपके पेरेंट्स को कुछ ऐसा लगा कि आपको उनको कन्विंस करना पड़ा दोबारा कि नहीं मैं कर लूँगी या आप लोग मुझ पे भरोसा रखो या फिर उनको पहले से था आप पे भरोसा कि नहीं कोई बात नहीं, एक और चांस दे देते हैं, वो कर लेगी। ऐसा कुछ आपको कन्विंस करना पड़ा हो? नहीं, घर वालों ने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने बस यही कहा कि नहीं मम्मी मुझे दोबारा करना है। मेरा यही था कि अगर नहीं हुआ तो ठीक है, मैं फिर से करूँगी, फिर से प्रिपरेशन करूँगी। तो घर से भी मुझे यही बोला कि हाँ ठीक है, अभी जब इतना करा है और इतने से कम मार्क्स से ही रह गया है, तो हुँ। फिर से करना तो हो जाएगा, कोई हुँ, बात नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि नहीं हुआ या नहीं होगा, तो उन्होंने तो यही बिल्कुल। कहा कि नहीं हो जाएगा, फिर से कर लो। बिल्कुल, तो बेसिकली हमारी लाइफ में कौन आता है, हमारी लाइफ में कौन पॉज़िटिव इम्पैक्ट करता है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी सक्सेस के लिए। और अगर हमारे पास कोई एक भी सपोर्टिव फैक्टर होता है, जैसे कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो अगर हमारी लाइफ में कोई एक भी सपोर्टिव फैक्टर होता है, तो वो हमारे सक्सेस में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। मतलब हमें पता नहीं चलता है कि इनडायरेक्टली ऐसे लोग कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर देते हैं हमारी लाइफ में, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे हमारे टीचर्स हों, सभी का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है सभी की लाइफ में, हमारी लाइफ में। तो कहीं न कहीं ये सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेहा और आप अपने बारे में कुछ हमें बताना चाहेंगी कि आपने जो है वो कहाँ से मतलब किस तरह से अपना मतलब आप अपने को कहाँ देखती हो और अभी आप आगे अपने आप को कहाँ देख रही हैं? मतलब लाइक व्हाट यू वर, नाउ यू आर नेट क्वालिफाइड। आगे आपका क्या विज़न है? आप किस तरफ अग्रसर हो चुकी हैं? क्या आपने उसके लिए काम करना अभी से स्टार्ट कर दिया है या अभी थोड़ा-सा वो लेज़ी वाला थोड़ा-सा फेज़ चल रहा होता है ना कि ओके ठीक है रिज़ल्ट आ गया है, क्वालीफाई हो गई हूँ, थोड़ा-सा रिलैक्स कर लेती हूँ या फिर अभी आप रिलैक्स मोड में बिल्कुल नहीं हो और आगे के मतलब आगे के फ्यूचर के लिए बिल्कुल ही तैयारी कर चुकी हैं आप, तैयार हैं बिल्कुल? रिलैक्सिंग मोड में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी तो सिर्फ़ ऐसा लगता है कि नहीं, अभी तो सिर्फ़ एक ही स्टेप करा है, अभी तो अभी आगे बहुत कुछ करना है अभी तो। अभी तक तो सिर्फ़ अभी जैसे अभी फिर से एग्ज़ाम होगा तो जेआरएफ के लिए ही अभी मेरा ट्राई है, तो अभी तो मैं हुँ। फिर से उसकी प्रिपरेशन करने लग गई हूँ वैसे ही। और हुँ, उसके हुँ। बाद फॉर्म्स वग़ैरह जब निकलेंगे यूनिवर्सिटीज़ हुँ। के,
तो फॉर्म्स भी मुझे फिल करने हैं पीएचडी के लिए, और जहाँ साथ में जहाँ पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जो पोस्ट अगर खाली होगी तो उसके लिए भी अप्लाई करना है। तो आपका कोई ऐसा कोई ऐसा ड्रीम इंस्टीट्यूट है? मेरा बहुत एक ड्रीम इंस्टीट्यूट था कि मुझे जो है वो बीएचयू से रिसर्च करना है। मतलब मेरा पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, बट मुझे बीएचयू बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, कैप्टिवेटिंग लगता है। तो मेरा ये था कि नहीं, मुझे बीएचयू से करना है। तो आपका भी कोई ऐसा ड्रीम इंस्टीट्यूट है जहाँ आपको जाना है कि रिसर्च के लिए, या फिर मेबी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए, कुछ ऐसा आपके मन में? नो मैम, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पर्टिकुलर कुछ भी नहीं है कि मुझे वहीं जाना है, बस क्योंकि मुझे पता है कि हम जहाँ पे भी जाएँगे, अपना खुद का जो हमारा काम होता है वो बहुत मैटर करता है। हमारी खुद की जो मेहनत होती है वो मैटर करती है। तो जहाँ पे भी कहीं भी हो जाए तो वहाँ पे मैं चली जाऊँगी और वहीं पे अपना जो भी मेरा जो एम है या जो मैं करना चाहती हूँ वो अच्छे से कर लूँगी। थैंक यू। सो आप लास्ट में, मतलब वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन आल्सो, तो अगर आप एंड में कुछ एंडिंग नोट्स देना चाहें सारे यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स को जो होम साइंस में प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर जनरली जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोई भी टॉप 3 या 4 टिप्स जो आप अपने शेयर करना चाहें स्टूडेंट्स के साथ, जो आपके लिए वंडरफुल तरीके से काम कर गई एक एंडिंग नोट पे, तो वो क्या होंगी? एक तो हम साथ-साथ में रिवीजन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार पढ़ना या फिर जहाँ से भी कोचिंग लेते हैं वो वीडियोज़ से पढ़ना, और उसके बाद सेल्फ स्टडी खुद से रिवीजन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और एक जो पॉइंट्स लिखना, नोट्स बनाना जो टफ लगते हैं या जो लगता है कि इनको हमें याद रखने में काफ़ी थोड़ी मुश्किल हो रही है, एक उनको लिखना, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और कंसिस्टेंसी, चाहे दिन में अगर जितना हम सोचते हैं उतना किसी दिन ना पढ़ पाए, थोड़ा कम ही पढ़ पाए, लेकिन वो कंसिस्टेंसी जो हमारी रहती है वो टूटनी नहीं चाहिए, वो एक रेगुलर कंटिन्यूअस रहना चाहिए। जी, ओके। सो आई थिंक कि नेहा की स्टोरी से आप सब भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए होंगे। एक बार उन्होंने जो है वो 2 नंबर से उनका नेट रह गया, उसके बाद उन्होंने अपनी जॉब क्विट की, उसके बाद उन्होंने जो है वो पूरी तरीके से अपने आप को इसमें अपने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में लगा दिया, एंड फाइनली उनका रिज़ल्ट बोल रहा है, और उन्होंने हमारे पेपर 1 के बैच में भी एनरोल किया था आफ्टर सीइंग द वीडियोज़ एंड एवरीथिंग। तो ये जो उनकी जर्नी रही है वो आई थिंक हमारे मोस्ट ऑफ द यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी की तरह काम करेगा। इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल जिस तरह से नेहा ने प्रिपरेशन की है घर से दूर रह करके, और एक बार फेलियर्स देखने के बाद हम थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता है, अंधेरा सा लगने लगता है आंखों के सामने, कुछ फ्यूचर क्लियर नहीं नजर आता है, बट फिर भी हम उस चीज पे आगे बढ़ते रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, और अपने लक्ष्य से नहीं भटकते हैं। आई थिंक ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर जून 2023 ऑफ कोर्स। सो थैंक यू सो मच नेहा, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे साथ ये सारी चीजें, ये सारी बातें शेयर की हैं। आई एम एक्सट्रीमली थैंक यू। वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू, एंड यू आर माई स्टूडेंट एंड एवरीबडी एल्स इज ऑल्सो माई स्टूडेंट, जो भी हमारे यूट्यूब क्लासेस देखते हैं, जो भी हमारे पेड क्लासेस में है, जिनको भी हम थोड़ा-सा भी हेल्प कर पा रहे हैं, टू ऑल ऑफ देम एंड टू स्पेशली टू यू, मेनी कांग्रेचुलेशंस। आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएँ, और अब आप मेरे सामने जो है वो मुझे अब जो मैसेज करें, आई होप कि वो यही हो कि मैम मेरा जेआरएफ क्वालीफाई हो गया है। सो आई वांट टू हियर दैट न्यूज़ फ्रॉम यू, और फिर हम दोबारा एक सक्सेस स्टोरी करेंगे कि कैसे नेहा शर्मा ने जेआरएफ क्वालीफाई किया है, और मे बी मोस्ट प्रोबेबली हम इसी साल ये स्टोरी कवर करेंगे आपके लिए, जब आप जून अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालीफाई कर लेंगी तो। सो या, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू all of you for joining and for listening to this wonderful story of Neha. Thank you very much, and take care everybody.